माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी के चैप्टर 8 को, जिसमें हम जानेंगे नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण क्या होता है, ठीक है। साथ ही हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं फ्रेंड्स नियंत्रण का महत्व, नियंत्रण की सीमाएं, नियंत्रण किन तकनीकों से किया जाता है और इस नियंत्रण का जन्म जो कि नियोजन से होता है, तो नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट को, जिसमें हमें जानना है नियंत्रण का अर्थ और नियंत्रण का महत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। तो नियंत्रण एक सार्वभौमिक क्रिया या एक सार्वभौमिक कार्य है। कैसे? मतलब जहां हम हैं वहां से लेकर जहां हम जाते हैं वहां नियंत्रण होता है। घर में हमारे नियंत्रण है किसका? आज हम किसके कंट्रोल में रहते हैं? हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं। और उसका क्या फायदा होता है? हम कहीं जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स के यहाँ जाना है, पार्टी में जाना है, तो कब जाएंगे और कितनी टाइमिंग में आ जाएंगे, इस बात को जब हमारे पेरेंट्स को बता रहे हैं तो ये है नियंत्रण। हम स्कूल जाते हैं तो वहां हम हमारी मर्जी से किसी भी टाइम पर चले जाते क्या? नहीं जाते। वहां जाने का एक टाइम होता है। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या हम जाते से ही हमारा काम करवाने लग जाते हैं, या वहां पर जो लाइन लगी है उस लाइन को फॉलो करेंगे, उस तरीके से हमारा नंबर आएगा। हॉस्पिटल जाते हैं, हर एक जगह नियंत्रण होता है फ्रेंड। और ऐसा नियंत्रण क्यों होता है? ताकि कार्य में सुधार लाया जा सके, कार्य बिगड़े ना, कार्य में अव्यवस्था उत्पन्न न हो, बल्कि कार्य व्यवस्थित रूप से चले। तो हमें इस चैप्टर में, इस वीडियो में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नियंत्रण का अर्थ जानना है कि जो बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, तो वहां पर काम कौन करते? कर्मचारी काम करते। तो उन कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का क्या अर्थ है? तो सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आज हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो उसका क्या फायदा है? हम समय पर हमारे सारे काम को पूरा करते हैं, समय पर जाते हैं और समय पर आ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे स्कूल जाए, चाहे फ्रेंड्स के यहाँ जाए, कहीं पर भी जाए, ठीक है। तो बिजनेस में नियंत्रण का अर्थ है फ्रेंड्स की जो अपने जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, वह अपना जो मालिक है या जो अपना प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करे। तो नियंत्रण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कर्मचारियों में रोष, मतलब कि गुस्सा नहीं आना, कर्मचारियों में जोश उत्पन्न करना नियंत्रण है। हम एक और बोल सकते हैं कि नियंत्रण में कोई व्यक्ति, जैसे कर्मचारी है, उसको किसी काम के लिए बाध्य नहीं करना, बल्कि उसके कार्य में सुधार लाना नियंत्रण है। आज पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि इस टाइमिंग पर जाओ, इस टाइमिंग पर आओ, तो उसमें हमारा ही फायदा है ना फ्रेंड्स। तो देखो, नियंत्रण का अर्थ जानने के बाद इसे लिखना किस तरीके से, तो बहुत ही सिंपल सी मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी है। इस लाइन को लिखकर आप अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हो। तो हमें लिखना है फ्रेंड्स इसमें कि नियंत्रण का आशय यह सुनिश्चित करना है कि क्या किया जा रहा है। नियंत्रण मतलब क्या हो रहा है, इस बात को बता रहा है। और जो हो रहा है वो जो रूपरेखा बनाई गई थी उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है, उसका पता लगाकर सुधार करना। तो ये है नियंत्रण, कि नियंत्रण का आशय यह सुनिश्चित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्य का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब है उसकी जांच पड़ताल करना, और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना है। अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करना है, ताकि कार्य योजना के अनुसार हो सके। हो गई ना इसकी सिंपल सी परिभाषा कि नियंत्रण का आशय यह सुनिश्चित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात जो काम हो रहा है उसका मूल्यांकन करना और उसकी जांच पड़ताल करना, और आवश्यकता हो तो जांच पड़ताल के दौरान जो कमी आई है उसका पता लगाकर उसमें सुधार करके हमारी रूपरेखा, हमारा लक्ष्य, हमारी योजना के अनुसार हमारे कार्य को पूरा करना, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक संस्था में योजना बन जाती है, संगठन की स्थापना हो जाती है ना। फिर संगठन में से अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाती है, फिर उन्हें काम करने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं। तो अंतिम कार्य नियंत्रण का आ जाता है। तो नियंत्रण से ये जो 4 काम हुए हैं, इसका क्या होता है? अनुगमन होता है और वापस से नियंत्रण नियोजन पर पहुंच जाता है कि ये कमियां निकली थी और इस कमियों से अब इस प्रकार की योजना फिर से बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखो नियंत्रण का महत्व। नियंत्रण के महत्व में लिखा है यहाँ पर कि
नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य कार्य है। बिल्कुल, जहां तक आपका किसी भी बात को, किसी काम को लेकर कोई टाइमिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां तक वो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो हमेशा किसी काम को लेकर टाइमिंग होनी चाहिए, अपने आप पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के नियंत्रण में रहे, ठीक है, हमारा खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, जिससे किसी को हमारे ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता ही ना हो। तो बिना नियंत्रण उच्च कोटि की योजनाएं उलट पुलट हो जाती है, मतलब सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः एक अच्छी नियंत्रण विधि एक संस्था को निम्न प्रकार से सहायक होती है। एक संस्था में जब कर्मचारी पर नियंत्रण रखा गया तो एक संस्था को उससे क्या फायदा हुआ, अगर वो महत्व पूछे, लाभ पूछे, आवश्यकता पूछे या उद्देश्य पूछे तो हम इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, बस आवश्यकता होती है, सामने वाला जिस वे में हमसे पूछ रहा है उस वे में उसका आंसर हमें देना है। तो कुछ पॉइंट्स से लिखे हैं फ्रेंड्स, जिससे हम इसका महत्व जानेंगे। लिखा है संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति। नियंत्रण से संगठन के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप कार्य होता है। निष्पत्ति मतलब उसी के अनुसार उसका संचालन होने लगता है, शुरुआत होने लगती है। मानकों की यथार्थता को आंकना, मतलब कि मैंने जो बजट बनाया था उस बजट के अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ, इस बात को जब चेक करते हैं तो उसे बोला जाता है नियंत्रण। संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग, हमने हर एक काम को करने के लिए एक मानक निर्धारित किया था, तो उसके अनुसार हमारे संसाधन का सही तरीके से उपयोग हुआ या नहीं हुआ, इस बात को देखा जा सकता है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार, अभिप्रेरणा मतलब उन कर्मचारी जो होते हैं उनके अंदर जो उत्साह जुनून होता है काम को लेकर, तो नियंत्रण से सुधार आता है। अगर हम बोल दें कर्मचारी को कि आपको इतनी टाइमिंग में ये काम पूरा करना है, तो वो उतनी टाइमिंग में काम पूरा करके हमें दे देता है, तो नियंत्रण भी हो गया और कर्मचारी अभिप्रेरित भी हो गया। ठीक है, फिर आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता, जब काम नियमों के अनुसार चल रहा है, जब काम पर निगरानी हो रही है तो काम अच्छा होगा ही। एंड लास्ट, कार्य में समन्वय की सुविधा, सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाता है तो कार्य में समन्वय की सुविधा रहती है। समन्वय मतलब तालमेल, सही समय पर सही कार्य हो जाता है। अब हम इन सभी पॉइंट्स की डिटेल से जानेंगे कि हमें इसे किस तरीके से लिखना है, तो एक एक करके हम सभी को समझते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति का अर्थ। इसमें लिखा है नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की और प्रगति का मापन करके विचलनों का पता लगाता है। विचलन मतलब होता है उतार चढ़ाव या जो कमी वृद्धि आती है। तो नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की प्रगति का मापन करके विचलनों का पता लगाता है। अब प्रगति मतलब उसके कार्य की जो प्रक्रिया है, जो विकास है, प्रगति मतलब विकास, तो वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बात के विचलनों का उतार चढ़ाव का पता लगता है। यदि कोई विचलन प्रकाश में आता है तो उसमें सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। कोई विचलन मतलब कोई उतार चढ़ाव, कोई कमी या वृद्धि के बारे में पता चलता है तो उसका पता लगाकर सुधार किया जाता है। इस प्रकार नियंत्रण संस्थान का मार्गदर्शन करता है, मतलब उन्हें रास्ता दिखाता है तथा सद्मार्ग पर चलाकर संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। जो टीम होती है, संगठन मतलब क्या है, व्यक्तियों का एक समूह, और समूह मतलब एक टीम है। तो उन टीम का जो उद्देश्य है, वो जिस बात को लेकर चले हैं, तो वह बात जब पूरी होगी तब जब वह नियंत्रण के अनुसार काम करेंगे। अगला देखो, मानकों की यथार्थता को आंकना। मानक मतलब होता है एक जो मेजरमेंट अपन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस चीज का मापदंड ये है, वो एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित कर सकता है। एक दक्ष नियंत्रण प्रणाली से वातावरण तथा संगठन में होने वाले परिवर्तनों की सावधानी से जांच पड़ताल की जाती है तथा इन्हीं परिवर्तनों के संदर्भ में उनके पुनरावलोकन तथा संशोधन में सहायता करता है। क्या बोल रहे हैं, मानकों की यथार्थता को जांचना। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली से हम क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए जो मानक निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो उस मानक की हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम समझ ले कि हमने डिसाइड किया था कि 1 घंटे में 10 पेन बन जाएंगे, तो अगर 1 घंटे में 10 पेन बन जाते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर नियंत्रण है, और 1 घंटे की जगह 2 घंटे में बनते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पर नियंत्रण की तरह काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगले देखो क्या लिखा है इसमें, संसाधनों की
संसाधनों की फलोत्पादक उपयोग, संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग। नियंत्रण का उपयोग करके एक प्रबंधक अपव्यय तथा बर्बादी को कम कर सकता है। प्रत्येक क्रिया का निष्पादन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। इस प्रकार सभी संसाधनों का उपयोग अति प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण विधि से होता है। संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग, एक बार फिर देखो, नियंत्रण का उपयोग करके एक प्रबंधक अपव्यय तथा बर्बादी को कम कर सकता है। अपव्यय मतलब होता है खर्चे जो होते हैं, है ना, जो नुकसान होते हैं, और जो बर्बादी होती है, जो नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता है नियंत्रण प्रणाली से। प्रत्येक क्रिया का निष्पादन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। इस प्रकार सभी संसाधनों का उपयोग अति प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण विधि से हो जाता है। क्या है, हमने इसका पहला जो पॉइंट पढ़ा था, इससे संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग से पहले मानक वाला कुछ पॉइंट पढ़ा था, याद आ रहा है? उसमें क्या था कि काम को लेकर हम एक मानक निर्धारित करते हैं और नियंत्रण से पता लगाते हैं कि मानक के अनुसार हमने काम किया या नहीं किया। तो संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग में भी ये बोला गया है कि संसाधन जो हमारे सीमित है, तो उन सीमित संसाधनों का उपयोग करने के लिए नियंत्रण प्रणाली सहायक होती है, क्योंकि नियंत्रण प्रणाली में उन संसाधनों का मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि किस वस्तु को बनाने में कितनी सामग्री लगेगी और इतनी सामग्री से कितनी वस्तु बन सकती है। इस बात से, इस नियंत्रण के इस काम से हमारे संसाधन का सही तरीके से उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारियों को पहले से यह ज्ञात होता है, मतलब कि ये जानकारी रहती है कि उन्हें क्या करना है अथवा उनसे किस कार्य को करने की आशा की जाती है, तथा उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि उनके आधार पर उनकी समीक्षा होगी। तो कर्मचारी हमेशा क्या रहते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं, क्योंकि उन्हें बता दिया जाता है कि आपको कब काम करना है, किस प्रकार काम करना है। ठीक है, आप किसके अधीन हो, कौन आपका अधिकारी है। तो इन सब बातों से कर्मचारी अपने आप को सदैव अलर्ट रखता है ना। तो उससे क्या है कि इस अच्छी नियंत्रण प्रणाली से या इस अच्छे नियंत्रण के काम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कर्मचारी समय पर अपना काम करते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो अधिकारी है वह अपने कर्मचारी से खुश भी रहता है। तो कुल मिला के नियंत्रण कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है। कैसे अभिप्रेरित कर रहा है, उनके काम का टाइम डिसाइड करके, वो जो वस्तु बना रहे उनका मानक निर्धारित करके। तो कर्मचारी उन सभी एरिया में रहकर, उन टाइमिंग में रहकर अपने काम को कर रहा है, तो किसी प्रकार की गलती नहीं हो रही है। गलती नहीं हो रही है तो अधिकारी को किसी प्रकार की उससे नाराजगी भी नहीं रहती है। ठीक है, एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स है, जिसमें पहला है आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता। नियंत्रण से संगठन का वातावरण आदेश एवं अनुशासन में हो जाता है। सभी के ऊपर नियंत्रण रहता है, सभी को बोल दिया गया कि भाई आपको इस समय पर आना है और इस समय पर काम करना है, तो सभी समय पर आते हैं, समय पर काम करते हैं, तो अनुशासन बना रहा। इससे अकर्मण्य कर्मचारियों की क्रियाओं का निकट से निरीक्षण करके उनके असहयोग व्यवहार को कम करने में सहायता मिलती है। जो आलसी कर्मचारी होते हैं उनका पता लग जाता है और उनमें सुधार करवाया जाता है। ठीक, एंड लास्ट है इसमें कार्य में समन्वय की सुविधा। नियंत्रण उन सभी क्रियाओं तथा प्रयासों को निर्देशन देता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। नियंत्रण उन सभी क्रियाओं तथा प्रयासों को निर्देशन देता है। क्रियाओं मतलब उन सभी कार्यों को निर्देश देता है, मतलब कि उन्हें आगे बढ़ाता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। संगठन का मतलब संस्था का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए नियंत्रण क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। किसको? टीम को। प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारी पूर्व निर्धारित मानकों से बंधा हुआ होता है तथा वे आपस में सुव्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से भलीभांति समन्वित भी होते हैं। इससे यह आश्वासन मिलता है कि सभी संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली से हमने जाना कि क्या क्या फायदे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अच्छी नियंत्रण प्रणाली का क्या महत्व है। तो अच्छी नियंत्रण प्रणाली से समय पर कार्य हो जाता है, लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, कार्य में सुधार आता है, कमियों का पता लगता है। ठीक है, और हम जो मानक निर्धारित करते हैं उसके आधार पर तुलना कर सकते हैं। ऐसे
हम पॉइंट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही पॉइंट आपको लिखना है। आप किसी भी वर्ड का अर्थ जानने के बाद, उसका मीनिंग जानने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको इनमें किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट लगता है तो उस डाउट को आपको किस में लिखना है? याद है ना, उस डाउट को आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और अपने माइंड में आए हुए डाउट को दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।